जिन मुद्दों की बात की है, सरकार की विफलताओं की आपने बात की, उस पर कोई चर्चा ना हो। उलझा किस लिए रखना चाहती है कि जो उसका राजनीतिक एजेंडा है वह बदस्तूर जारी रहे। क्या एक तो एसआईआर का समर्थन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्यों एसआईआर होगा, किस प्रावधान के तहत होगा, संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उपयोग किया गया, उल्लेख किया गया, देश में कब एसआईआर हुआ। बार बार सरकार कहती है कि 2003 का एसआईआर, 2003 में कौन सा एसआईआर हुआ था? एसआईआर तो कभी नहीं हुआ। और अगर एसआईआर हुआ था उसका नोटिफिकेशन सरकार दिखा दे कि ये नोटिफिकेशन है और इस आधार पर एसआईआर कराया गया था। वो तो आज तक नहीं दिखा पाई, आज तक सार्वजनिक रूप से उसको नहीं बताया गया। एसआईआर होगा ही क्यों? एसआईआर को क्यों स्वीकार किया जाए और क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए? इसके पक्ष में क्यों खड़ा हुआ जाना चाहिए? सवाल इस बात का है कि मतदाता सूची को अद्यतन करना, जिसको आज का निर्वाचन आयोग शुद्ध करने की बात कर रहा है, यह प्रक्रिया तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह संभव है क्या कि आप एक कालखंड में आप मतदाताओं को सुनिश्चित कर ले कौन मतदाता सूची में रहेगा, कौन मतदाता सूची में नहीं रहेगा? ये किस बात के लिए है? और एसआईआर के लिए क्या निर्वाचन आयोग खुद तैयार है? मैं आपको निजी अनुभव बता दे रहा हूं। मैंने अपना एसआईआर का जो फॉर्म भरना है उसको ऑनलाइन भरने की मैंने कोशिश की। जब वो एक आप करते कर जब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर के आपने अपने आप को साइन इन कर लिया, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पूछने पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके पास है। उसके बाद वो कहेगा कि ओटीपी जाएगी, ओटीपी पे आपने क्लिक कर दिया, तुरंत एक मैसेज आ जाएगा कि दिस नंबर इज नॉट लिंक्ड विथ दिस एपिक नंबर। कोई बात नहीं। फिर एक ऑप्शन आपके पास आएगा कि टू लिंक योर मोबाइल नंबर क्लिक ऑन दिस लिंक। उस पर लिंक कर दीजिए, आप पेज ही नहीं खुलेगा। पिछले 3 दिन से मैं एक काम कर रहा हूं और अलग अलग घरों में जाकर के मैंने देखा कि हो सकता है कि मेरा एपिक नंबर ना ले रहा हो, मेरा जो एपिक नंबर पर डालता हूं तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन लिंक नहीं होता और आप ऑनलाइन उस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। वह जो वेबसाइट आप कितनी तैयारी किए हुए हैं, अगर आपकी तैयारी मैं लोगों से बार बार कहता था कि अगर आप बीएलओ के माध्यम से अगर अपना आवेदन पत्र न भर करके ऑनलाइन भरिए, ऑनलाइन भरने की तैयारी कितनी आपके पास है। अब इसके अलावा अपने बेटे को मैंने दर्ज कराने की कोशिश की, उसका पूरा फॉर्म भरा, उसमें पिता का एपिक नंबर और माँ का एपिक नंबर भी डालने का कॉलम बनाया गया है, वो भी डाल दिया गया है, वो फॉर्म भी सबमिट नहीं हो रहा था। वो बार बार कह रहा था कि वेरीफाई फादर एपिक नंबर, उसको डिलीट कर दिया उसने, बीएलओ ने। उसके बाद आने लगा वेरीफाई मदर एपिक नंबर, उसको जब डिलीट कर दिया तब जाकर के आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है जी। क्या कर रहे हैं आप, किस तरह से आप इसको अपडेट कर रहे हैं, किसको शुद्ध कर रहे हैं? तो यह क्या एसआईआर के माध्यम से जो लोग मतदाता सूची में नहीं शामिल हो पाए हैं उनको शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं आप? जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनका नाम आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह काम अगर आप आज कर रहे हैं तो हर साल जो एसआईआर जो रिवीजन का काम होता था इलेक्टोरल रोल का जनवरी के महीने में, तब क्या कर रहे थे? और यह अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। आप 4 दिसंबर तक ही आप इस प्रक्रिया को क्यों पूरा कर लेना चाहते हैं? क्या उद्देश्य होगा, क्या इसे हासिल कर लेंगे आप? तो और क्या 4 दिसंबर के बाद अगर आपने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली तो मतदाता सूची में नाम शामिल करने का जो क्रम है वो बंद हो जाएगा? ये तमाम सवाल है। क्या आज मतदाता सूची जो बन जाएगी वह मतदाता सूची 2027 में चुनाव उसी आधार पर कराया जाएगा? उसमें लोग जुड़ेंगे तो नाम उनका, जो नए मतदाता आएंगे जुड़ेंगे। साल भर के बाद जो लोग 18 साल की उम्र के हो जाएंगे वो आवेदन पत्र करके आप उनका नाम शामिल तो करेंगे ही। तो किस बात के लिए एसआईआर करा रहे हैं और एसआईआर कितना कानून सम्मत है? ये बहस सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है, लेकिन एसआईआर तो कभी नहीं हुआ है और न कभी होना चाहिए। यह दायित्व हम मतदाता हैं, यह सुनिश्चित करने का दायित्व नागरिकों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो काम इस देश में हमेशा से होता रहा या किसी भी लोकतांत्रिक देश में है कि सार्वभौमिक जो इस देश का नागरिक है वह इस देश का मतदाता, और जो उस देश में रह रहा है वो उस देश का नागरिक है।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो देश का नागरिक नहीं है, उसकी पहचान करने की जिम्मेदारी सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। वो उनकी पहचान करे, निर्वाचन आयोग को बतावे, उनका नाम मतदाता सूची से अलग कर दे। लेकिन 2, 4, 10, 20 लोगों की पहचान के लिए पूरे देश की जनसंख्या को सड़क पर आप उतार दें, ये कैसे तर्कसंगत हो सकता है? ये कैसे आप विधि सम्मत हो सकता है? कैसे जनहित हो सकता है? कैसे चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास हो सकता है? संभव ही नहीं है। इससे कोई ना कोई आपका राजनीतिक लाभ है, और इसीलिए इतने सवाल पैदा होने के बावजूद सत्तारूढ़ दल एसआईआर के पक्ष में खड़ा होता है। कोई राजनीतिक दल इसके पक्ष में नहीं खड़ा होता। कई ऐसे दल हैं जो एसआईआर को लेकर के उठाए जा रहे सवालों पर निर्वाचन आयोग से कहते हैं कि आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए। वो सरकार के सहयोगी दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है, पूरे की पूरी प्रक्रिया का समर्थन करती है। नैरेटिव क्या बनाती है कि घुसपैठियों की पहचान करनी है, घुसपैठियों को मतदान देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। देश का कोई नागरिक इसका समर्थन नहीं करता। बिहार में इसी नैरेटिव के आधार पर आपने एसआईआर लागू किया और उसके बाद आपने चुनाव भी करा लिया। कितने घुसपैठियों की पहचान की आपने, कितने विदेशी नागरिकों की आपने पहचान की। जिस तरीके से इस सरकार के पूर्व में किए गए निर्णय सब के सब जनहित के विरोध में रहे हैं, यह भी प्रक्रिया उसी के तहत है। आप इस तरह का निश्चित रूप से मतदाता सूची दोषपूर्ण हो, इसके पक्ष में कोई नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं करता कि मतदाता सूची दोषपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन दोषपूर्ण ना हो इसका प्रयास एसआईआर के तहत नहीं किया जा रहा। आपने कहा था कि जो लोग जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस स्थान पर रहे हैं, उसी स्थान पर उनको मतदान करना होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मतदान को वही करना चाहिए। तो बिहार में से सैकड़ों लोग कैसे आ गए, जिन्होंने हरियाणा में मतदान किया, जिन्होंने दिल्ली में मतदान किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार में जाकर के मतदान किया? ऐसे लोगों को क्यों नहीं बाहर किया गया जी? और यह अगर और डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर सकता? आप आज का कोई ऐसा तंत्र आप विकसित नहीं कर सकते। आपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपया खर्च किया है निर्वाचन आयोग ने उस तकनीक को डेवलप करने के लिए कि जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं, जो नाम है, उनको डिलीट कर दिया जाए। वो भी एज इट इज पड़ा हुआ है। मैं अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में के विभिन्न जिलों में कई लोगों से बात किया जिनका नाम अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 जगह पे, 2-2, 3-3 विधानसभा में उनका नाम पड़ा हुआ है। क्या इसके लिए एसआईआर कराने की आवश्यकता है? इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता है? आप बाकायदे, आप जिसकी बात विपक्ष करता रहा है कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची, आप कंप्यूटर पर मतदाता सूची को रखिए, अपने आप नाम बता देगा कि इस नाम के कितने लोग हैं, कितने जगहों पर अंकित है उनका नाम, डिलीट कर दीजिए। हमारा आपका जो मोबाइल फोन है वो रोज आपसे पूछता है कि एक ही नाम अलग अलग जगहों पर दर्ज है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए आम नागरिक को लाइन पर खड़ा किया जाए। संडे के दिन, कल के दिन अगर आप घूमे होते, मैं कई जगहों पे गया, हर मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। या तो अपना फॉर्म जमा करने आए थे, या वो अपने सामने बैठ करके अपलोड करवा रहे थे अपना एसआईआर का फॉर्म, या अन्य सूचनाएं थी और बीएलओ से उसके लिए संपर्क करने के लिए आए हुए। क्यों करेंगे भाई? यह पूरा मेरा अपना मानना है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो समाज का वंचित वर्ग है, जो संसाधनहीन है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश, यह आरोप लगता है बाकायदे निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन आयोग को इस पूरे के पूरे आरोप से मुक्त होना होगा। अगर आप देश की निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकांश लोगों को, देश के बड़ी संख्या में लोगों को भागीदार बनाना चाहते हैं, और एक व्यक्ति का भी नाम क्यों नहीं होना चाहिए? किस बिना? आप बिहार में, आपका भी अनुभव होगा, मेरा खुद का अनुभव है, 50 लोगों से मिला हूं जिनके पास सिपिक कार्ड था, उनका नाम नहीं था। अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया इतनी ही शुद्ध है, इतनी ही प्रभावकारी है, इतनी ही जनहित में है, तो फिर एक भी नाम क्यों छूट गया? एक भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कैसे रहने से वंचित हो गया? अलग राज्यों से आकर के लोगों के मतदान का अधिकार कैसे मिल गए? और सवाल एसआईआर का केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है, निर्वाचन आयोग की पूरी भूमिका पर अभ्यास होनी चाहिए कि आखिर अगर आदर्श आचार संहिता का निर्माण ही क्यों किया गया, यह कंसेप्ट क्यों बनाया गया कि सभी राजनीतिक दलों को, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त हो,
सरकार में रहने वाले राजनीतिक दल को कोई अलग से लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री को छोड़ करके सभी राजनीतिक मंत्रिमंडल, चाहे राज्य के मंत्री हो और चाहे केंद्र के मंत्री हो, उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया गया कि आप एक सामान्य राजनीतिक नेता के रूप में चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग उस पर चुप है। केवल 10,000 का सवाल नहीं है, 10,000 के अलावा राज्य में काम करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न मदों के नाम पर पैसे दिए गए। किसी को कपड़ा सिलवाने के नाम पर, किसी को लैपटॉप खरीदने के नाम पर, किसी को टैबलेट खरीदने के नाम पर, किसी को साइकिल खरीदने के नाम पर, किसी को किसी नाम पर 20-15,000, 10,000, 5,000, 8,000 रुपए दे दिया गया। क्यों दे दिया गया ये? और निर्वाचन आयोग क्यों चुप रहा? मतदान की प्रक्रिया चल रही हो और उस राज्य के किसी भी नागरिक को किसी भी नाम पर आर्थिक सहायता दी जाए और निर्वाचन आयोग चुप है, आखिर विपक्ष क्या कर लेगा इसमें? विपक्ष की क्या भूमिका होगी? कैसे रोक पाएगा वो? तो एसआईआर केवल मतदाता सूची तक इस बहस को सीमित करना उचित नहीं है। बड़ा व्यापक संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश सत्तारूढ़ दल द्वारा किया जा रहा है और उसको रोकने का कोई भी प्रयास निर्वाचन आयोग की तरफ नहीं दिखा। अगर सरकार के पक्ष में ही पूरी की पूरी प्रक्रिया चलेगी तो फिर इस चुनाव का मतलब क्या है? जन भागीदारी कैसे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े सवाल। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसलिए तो अलग अलग मोर्चों पे यहाँ जो